अब स्पीकर्स हैं नंदीप और स्मिता। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी प्रेजेंटर्स हो चुके हो, तो मैंने आपको डाल दिया है प्रेजेंटर के लिए। आप पहले थिंग मैंने बताया था कि ये बहुत ही फेमस स्पीकर्स हैं। दे डू लॉट ऑफ सेशंस अक्रॉस द ग्लोब विद इन इंडिया एंड अदर प्लेसेस। सो हिंदी सेशन हम लोग हमेशा करते हैं उनके साथ, और 2 साल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम दोबारा रिन्यू करेंगे इसको। तो थैंक्स स्मिता एंड थैंक्स नंदी फॉर एक्सेप्टिंग दिस सेशन के लिए। और आपके सेशन मैं हमेशा इंटरेस्ट देखता हूँ कि क्या नया चीज़ मैं देख पाऊँ, क्योंकि जो कोपायलट है और सिक्योरिटी है, ये काफी काफी कॉमन इश्यूज है ऑल द हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सेंटर्स के लिए। तो आपका जो टॉपिक है, मैंने इसलिए मैं मॉनिटर कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू सी जो challenges हैं, हाउ यू डू इट एंड हाउ यू एक्चुअली एक्सप्लेन the things to the audience. So first thing, thanks Smita and Nandeep, and the stage is all yours. थैंक यू आरो। आपने शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली है। देखते हैं हम लोग कितना उस पर खरे उतर पाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप तो 5-6 साल से जानता हूँ, तो जो जितने सेशंस होते हैं, तो आई एंश्योर दैट कि एटलीस्ट इन पर्सन हो, या फिर इन पर्सन तो हुआ नहीं है, लेकिन कम से कम जो जॉइंट सेशंस हैं, वर्चुअल सेशन है, कम से कम मैं अटेंड कर पाऊँ आपका सेशंस। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए, और शुभ दोपहर सबके लिए। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। सो थैंक यू कि आपने मतलब पूरा सैटरडे का समय हमारे साथ निकाला है, और होपफुली आपने जो भी सेशंस अभी तक हुए हैं ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस के, वो अच्छे से सुने हैं और एंजॉय किए हैं। एंड होपफुली ये वाला सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज हैं डिस्कस करने के लिए कि हम लोग सिक्योरिटी और कंप्लायंस चैलेंजेस जो भी माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जब हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी सिक्योरिटी और कंप्लायंस रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो कैसे ओवरकम कर सके। क्योंकि मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट तो यूज़ किया ही होगा, बिकॉज अभी हम लोग उस एरा में है, या फिर एटलीस्ट उस टाइमलाइन में है कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जनरली अवेलेबल है। क्योंकि पहले तो एटलीस्ट हम लोग के पास रिस्ट्रिक्शंस थे कि 30 लाइसेंस ही हो तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वगैरह, बट अभी आई गेस ऑलमोस्ट everyone has got hands on. Okay, so but okay, and one quick thing और डिस्क्लेमर कि मैं थोड़ा इंग्लिश यूज़ करूँगा, इंग्लिश प्लस हिंदी, सो एक्सक्यूज मी ऑन दैट। एंड देन अगेन सारे डेमो जो है मेरे आज चलेंगे कि नहीं चलेंगे डोंट नो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डेमो गॉड। ओके, बट ओके, सो जो भी हम लोग चैलेंजेस देखते हैं हमेशा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के सिक्योरिटी और कंप्लायंस रिलेटेड, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हमेशा कोपायलट यूज़ करते हैं, हम लोग कोपायलट के साथ मतलब यूजुअली कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कभी कभी जाने या अनजाने में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन उसको लीक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अभी लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट। सो ये है चैट जीपीटी। ओके, नॉर्मल चैट जीपीटी। तो क्या है कि सपोज करो कि मैं चैट जीपीटी वाला जो भी इंटरफेस है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ मेरा ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूँ और चैट जीपीटी ऑन है। ठीक है, तो इवन दो हम लोग रिस्पॉन्सिबल एआई वगैरह जो भी सारे टर्मिनोलॉजीज हैं वो फॉलो करने चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो लेट्स से कि एक कॉन्टोसो का प्रपोजल आया है मेरे पास, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने मतलब अच्छा प्रपोजल बनाया है, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेक सम सेकंड ओपिनियन। तो जिसके लिए मैं ऑब्वियसली आजकल चैट जीपीटी के पास ही लोग जाते हैं, तो चैट जीपीटी के पास गया और उसमें मैंने सपोज करो कि मेरा सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि ठीक है मैं इस प्रपोजल पे काम कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दो, सो इट विल बी गुड, मेरा बॉस भी हैप्पी हो जाएगा। सो गुड, सो मतलब चैट जीपीटी ने तो अच्छा खासा करके दे दिया, बॉस भी खुश हो गया, लेकिन पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन तो लीक हो गई। तो आप क्या करें? ठीक है, तो ऐसे सारी सिचुएशंस बहुत सारी रहती है कि जिसमें जाने अनजाने में हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ लीक कर देते हैं। इवन तो आई नो कि को पायलट आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 में है, लेकिन समहाउ कभी कभी हम लोग चैट जीपीटी प्रेफर करते हैं, कभी को पायलट प्रेफर करते हैं। हाँ, अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए Copilot is on top of ChatGPT or LLM itself, which are again two different applications. but हम लोग हमेशा दोनों applications को confuse कर देते हैं। इवन मतलब ये जो बात है वो इंटरनल एक्सटर्नल डेटा की है, लेकिन इवन हम लोग जब इंटरनली भी काम करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे, तो भी कुछ डेटा जो
कुछ यूजर्स को नहीं दिखना चाहिए, वो कभी कॉपी पेस्ट इधर से उधर उस डॉक्यूमेंट में चला जाता है और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी ओपन जनरल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है और डेटा लीक हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वो सारे जो सिचुएशंस हैं वो हम लोग कैसे एड्रेस कर सके। अगेन सेकंड एग्जांपल मैं ले लूँगा कि शेयरपॉइंट का, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर हो गया हम लोग शेयरपॉइंट यूज़ कर रहे हैं एज अ कंटेंट प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म में हम लोग हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो हमें वो विथ लेबलिंग वगैरह स्टोर करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हो जाता है लेबल छूट जाता है, तो उस केस में एक अच्छा लेबल हम लोग कैसे अप्लाई कर सके बाय लुकिंग एट द कंटेंट, वो भी हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर पॉइंट में है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेसिबल होनी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कुछ साइट को ही रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, शेयरपॉइंट साइट्स को माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के लिए। ओके, तो मतलब पूरा का पूरा शेयरपॉइंट एक्सपोज नहीं रहेगा कोपायलट के लिए, लेकिन ओनली स्पेसिफिक साइट्स ही रहेंगी। तो ठीक है, मतलब आई थिंक दैट इज़ अ गुड कंटेक्स्ट कि क्या हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो देखते हैं कि हम लोग जो भी सिक्योरिटी कंप्लायंस चैलेंजेस हैं वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, उससे पहले क्विक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नदीर नजर है, मैं पुणे से हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी हूँ 5 साल से फॉर M365 एंड एआई प्लेटफॉर्म। इन 3 बुक्स का ऑथर हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क, शेयरपॉइंट हाइब्रिड या वीवा कनेक्शंस में, आप ज़रूर ये रेफर कर सकते हो। और राइट साइड में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड माय ब्लॉग। तो अगर आपको सेशन के बाद कुछ और डिस्कशन करना है तो कृपया करके कनेक्ट कीजिए। और आज मेरे साथ है स्मिता। जी, मेरा नाम है स्मिता नचन और मैं पुणे इंडिया से हूँ। मुझे टोटल 16 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में, स्पेशली शेयर पॉइंट टीम्स। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी हूँ। मैं ये 2 बुक की ऑथर हूँ और ये मेरे सोशल हैंडलर्स है जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं एजेंडा हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो काफ़ी बड़ा एजेंडा है, सो डोंट वरी, हम लोग काफ़ी सिंपल रखेंगे उसको। पहले थिंग कि जनरेटिव एआई जब हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और कोपायलट के ऑब्वियसली बेनिफिट्स क्या है वो तो हम लोग को पता ही है कि कंटेंट जनरेशन, फिर कंटेंट समराइजेशन एंड एवरीथिंग। तो वो भी हम लोग क्विकली डिस्कस आउट करेंगे। लेकिन हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है जो हम लोग हमेशा कोपायलट यूज़ करते तब आते हैं। और सेकंड चीज़ कि फिर वो सिक्योरिटी चैलेंजेस को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के साथ कैसे सिक्योर और गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर आपको बेसिक काइंड ऑफ एंड बेसलाइन सिक्योरिटी कंट्रोल्स चाहिए तो उसके लिए क्या क्या फंक्शनलिटी अवेलेबल है विथ E3 एंड E5 लाइसेंसेस। क्योंकि हम लोग जब भी लाइसेंस परचेस करते हैं E3 और E5, उसके साथ एक बेसलाइन सिक्योरिटी कंट्रोल्स आती ही है। तो वो क्या है, और उसके ऑन टॉप हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं विच इज़ काइंड ऑफ एन बेस्ट इन क्लास सिक्योरिटी जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट परव्यू के साथ कर सकते हैं। तो डोंट वरी, हमारे पास बहुत सारे डेमोज हैं, सो इट विल नॉट बी जस्ट स्लाइड्स। और लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट का यूज़र एक्सपीरियंस कैसे है फॉर ऑल द सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग। और फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे विद परव्यू कि परव्यू से डेटा कैसे सिक्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। तो अब अगर ये वाली स्लाइड देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगा हर एक प्रोडक्ट को या सर्विस को रीच 100 मिलियन यूजर्स। ओके, मतलब 100 मिलियन यूजर्स का बाउंड्री क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा। तो देखते हैं पहले मोबाइल फ़ोन्स। सो मोबाइल फ़ोन्स को 16 साल लगे ऑलमोस्ट 100 मिलियन यूजर्स का मार्क रीच करने के लिए। ठीक है, तो आई डोंट नो आपने ये स्लाइड पहले देखा होगा कि नहीं, बट लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट। सो जब मतलब मुझे पता है कि जब मैं छोटा था तो इवन मोबाइल भी नहीं था। तो ठीक है, मतलब आई विल नॉट रिवील माई एज, बट ठीक है, तब मोबाइल थे भी नहीं। और जो मोबाइल मैंने फर्स्टली यूज़ किया था वो इट वाज जस्ट नोकिया 1100 और आई गेस समथिंग एल्स। सो इवन नोकिया 1100 वो काफ़ी एडवांस मोबाइल था उस टाइम पे। तो वहाँ पे काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी कि मतलब जो आप कॉल प्लेस करते हो, एसएमएस भेजते हो, आते हैं उसके ऊपर चार्जेस वगैरह। तो ऑब्वियसली मोबाइल एक ऐसा साधन था कि जिससे आप कॉल कर सकते हो,
एसएमएस कर सकते हो, कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं, जाते हैं, दैट्स इट। और सबके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, तब वो एक शायद जरिया था जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते थे यूजर्स से, बाकी लोगों से। तो लेकिन फिर भी मतलब मोबाइल को ऑलमोस्ट 100 मिलियन यूजर्स रीच होने में 16 साल लगे। ठीक है, क्योंकि मे बी टेक्नोलॉजी काफ़ी नई थी उस टाइम पे। हर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी सारे रीजन है उसमें। बट बॉटम लाइन यही है कि मोबाइल को 100 मिलियन यूजर्स रीच करने में ऑलमोस्ट 16 साल लगे। अब आते हैं इंटरनेट की तरफ। तो इंटरनेट को अब देखोगे तो सिर्फ 7 साल लगे, 7 ईयर्स, ओनली 7 ईयर्स। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्योंकि तब तक डेस्कटॉप इंट्रोड्यूस हो चुके थे, मोबाइल फोन्स पे भी हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। तो जो जो भी सारी ये सपोर्टिव रीजंस है, उससे इंटरनेट को एटलीस्ट 100 मिलियन मार्क रीच करने में सिर्फ 7 साल लगे। उसके बाद आते हैं फेसबुक पे। सो फेसबुक ऑब्वियसली सब लोग का अकाउंट होगा ही, अगर नहीं है तो आप अकाउंट कर लीजिए। काफ़ी अच्छा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो फेसबुक को जस्ट 4.5 ईयर्स लगे 100 मिलियन यूजर्स रीच होने में। ऑब्वियसली उसमें इंटरनेट का हाथ है, मोबाइल फोन्स का हाथ है, डेस्कटॉप लैपटॉप सबका हाथ है। तो जो अवेयरनेस थी फेसबुक की, वो रीच होने में काफ़ी कम टाइम लगा। अभी आते हैं आज के दौर में और देखते हैं चैट जीपीटी की तरफ। तो चैट जीपीटी को सिर्फ 3 महीने, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लगे 100 मिलियन यूजर रीच होने में। क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो जनरेटिव एआई। तो अगर मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाऊं, तो एआई, ये ऐसा नहीं है कि एआई आज के ज़माने में आया है या फिर चैट जीपीटी जब से आया तभी से एआई आया है। एआई वाज देयर सिंस 1950s, और स्पेसिफिकली 1956 जब से एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोग ने न्यूरल नेटवर्क देखे, मशीन लर्निंग देखी, और अभी जब आज के ज़माने में हम लोग जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं। सो जब ये जनरेटिव एआई यूज़ करते हैं, कि ऑब्वियसली जनरेटिव एआई का डेफिनेशन वही है कि जो कंटेंट आपके पास अभी है उसके ऊपर और नया कंटेंट जनरेट करना। सो दैट इज जनरेटिव एआई। सो जो नया कंटेंट जनरेट करता है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंटेंट। वो कंटेंट के काफ़ी फॉर्म हो सकते हैं। देर आर मल्टी मोडलिटीज काइंड ऑफ एन कंसेप्ट। तो उसमें आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग उस ज़माने में है कि मतलब कि हम लोग नॉट लिमिटेड की टेक्स्ट इनपुट दे चैट जीपीटी को या फिर किसी एआई एप्लीकेशन को, और वो सिर्फ टेक्स्ट में हम लोग को रिस्पॉन्स दे। वी आर वे बियॉन्ड दैट। तो हम लोग वीडियो इनपुट देते हैं, वीडियो इंडेक्सर बनाते हैं, ऑडियो इनपुट देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो वो भी एक कैचिंग पॉइंट था चैट जीपीटी के लिए, क्योंकि अभी जो भी सारे नए मॉडल्स आए हैं, GPT-4o, SLM वगैरह, तो वो मल्टी मॉडल काइंड ऑफ एन इक्वेशन है, जिसमें आप मल्टी मॉडलिटी के थ्रू चैट जीपीटी या फिर एलएलएम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। आजकल कोई इमेज बनाना, वीडियो बनाना काफ़ी इजी है। तो इवन मैं अपना फोटो लेके किसी और बैकग्राउंड पे इजीली डाल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी काफ़ी सिंपल है आज के ज़माने में। तो ये एक रीज़न है कि प्रॉब्ली चैट जीपीटी को सिर्फ 3 महीने लगे ये रीच होने में। लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं है। जब हम लोग एआई की तरफ देखते हैं, एआई कंटेंट जनरेट करता है, एआई इमेज जनरेट करता है, वीडियोस जनरेट करता है। लेकिन उसके साथ हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स है इसके बारे में, रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए। तो आप चाहिए तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन इवन हमारी भी एज ए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम लोग एआई ड्रिवन एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो हमें कहीं पे तो एक ट्रांसपेरेंसी नोट लिखना पड़ेगा कि ये जो भी कंटेंट है वो एआई के साथ जनरेट हुआ है। अदरवाइज ये जो भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, तो इसका स्पीड अप करने के लिए मैंने एआई यूज़ किया है। तो काफ़ी सारे बार ये चीज़ होती नहीं है, और उसी से ये जो सारे इश्यूज है कि फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी इश्यूज, सेफगार्डिंग का इश्यूज, तो वो इश्यूज चले आते हैं। क्योंकि अभी ये जो भी सारे एप्लीकेशंस हम लोग एआई इनेबल्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चैटबॉट ले लो, चैट जीपीटी ले लो, को पायलट ले लो, उसमें एक तीन बाउंड्री है, एकदम तीन बाउंड्री है कि मतलब कुछ कंटेंट यहाँ से वहाँ कैसे चला जाए हमें भी पता नहीं चलता। और वी आर ह्यूमंस, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। तो हम लोग कभी कभी वो मिस्टेक कर भी लेते हैं कि कुछ डेटा इस एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन में चला गया, हम लोग को पता भी नहीं चला। तो उस केस में हम लोग क्या क्या सिक्योरिटी कंप्लायंस बाउंड्रीज कर सकते हैं जिससे ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो पहले समझते हैं कि ये जो भी सारी एआई एप्लीकेशंस हैं उसके साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। ठीक है, तो पढ़ते हैं उस बारे में डिस्कस करने के लिए।
सो आइए देखते हैं अभी क्या क्या रिस्क है यहाँ पे। सो माइक्रोसॉफ्ट की रिसेंट स्टडी के अनुसार ये एआई एप्लीकेशन से जुड़े के खतरों को संभालने में 3 बड़ी चुनौतियां होती है। जो पहली चुनौती है वो रिस्क की विजिबिलिटी की कमी। सो ऐसा हो सकता है कि कई कंपनियों में इस बात की चिंता है कि वे एआई से जुड़े खतरों को ठीक से देख या समझ नहीं पाती। तो इसका मतलब कि उनके पास ऐसे साधन मतलब कंट्रोल्स नहीं है जो उन्हें जल्दी और सही समय पर यह पता लगाने में मदद करे कि एआई इस्तेमाल करने से कहाँ कहाँ खतरे हो सकते हैं। अगर उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि रिस्क कहाँ है तो वो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिए एक उदाहरण उदाहरण मैं देना चाहती हूँ आपको। मान लीजिए कि एक एआई कंपनी एक एआई चैट बॉट का इस्तेमाल कर रही है कि जो ग्राहकों से बातचीत करता है, लेकिन कंपनी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह ये देख सके कि चैटबॉट ने कहीं गलती से संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर या निजी जानकारी को उजागर नहीं की। सो तब तक कंपनी यह देख नहीं पाएगी कि रिस्क कहाँ हो सकता है, वे उसे रोक भी नहीं पाएगी। सो दूसरा है डेटा की सुरक्षा के लिए नियंत्रण की कमी। सो जब भी कोई यूजर और एआई एप्लीकेशन के बीच संवेदनशील जानकारी जैसे कि पासवर्ड बैंक डिटेल साझा होती है तो उसे सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन कई कंपनियों को इस बात की चिंता है कि उनके पास ऐसी पुख्ता व्यवस्था नहीं है जो इस सुनिश्चित करे कि यह डेटा गलत हाथों में ना जाए या फिर चोरी भी ना हो जाए। सो कंपनियां इस मामले में खुद को शायद से कमजोर भी महसूस कर सकती है। जैसे लीजिए एक उदाहरण कि कोई हेल्थ केयर कंपनी एआई का इस्तेमाल करके मरीजों की जानकारी प्रोसेस करती है। सो जब मरीज अपने हेल्थ से जुड़ी संवेदनशील जानकारी एआई को देता है तो कंपनी यह चिंता होती है कि ये वह जानकारी गलत हाथों में ना चली जाए। अगर उनके पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है तो इस डेटा को हैक किया जा सकता है या लीक भी हो सकता है, जिससे बड़ा खतरा भी हो सकता है। तीसरा रिस्क नियमों का बढ़ता दबाव। सो एआई का इस्तेमाल अब तेजी से हर बिजनेस में बढ़ रहा है और इसके साथ ही सरकारों और नियम बनाने वाली संस्थाएं डेटा सुरक्षा के लिए नए नए नियम भी ला रही है। सो कंपनियों को इन नए नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है क्योंकि हर समय कुछ समय बाद नए नियम आ जाते हैं और सुरक्षा टीमों पर यह दबाव रहता है कि इन्हें सभी नियमों का पालन करना है और कोई गलती भी ना हो। मान लीजिए एक उदाहरण कि एक बैंक में एआई का इस्तेमाल करके ग्राहकों को लेन देन की जा रही है का विश्लेषण किया जाता है। सो अब नए डेटा प्रोटेक्शन नियम लागू हो गए जो बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं कि ग्राहकों की जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। सो बैंक की सुरक्षा टीम पर दबाव रहता है कि इन सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर किसी तरह की किसी भी तरीके की चूक होती है तो उन पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो अभी देखते हैं ये सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस चैलेंजेस। सो विस्तार में समझते हैं कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, खासकर जब हम कुछ समस्या जोखिमों को जैसे कि रिस्क सिनेरियो पर ध्यान दे सकते हैं। सो कई ऑर्गेनाइजेशंस को यह नहीं पता होता है कि उनकी कंपनी में कौन कौन से एआई एप्लीकेशंस का उपयोग किया जा रहा है, कौन से यूजर्स इन एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन एप्स के माध्यम से कौन कौन सी जानकारी साझा की जा रही है या बनाई जा रही है। इस उपयोग की जानकारी न होने से सिक्योरिटी और कंप्लायंस में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे निम्नलिखित घटनाएं हो सकती है। सो डेटा ओवर शेयरिंग।
सो अधिक डेटा साझा करना। सो मान लीजिए कोई यूजर एआई एप्लीकेशन जैसे कि कोपायलट का यूज कर रहा है और इसके माध्यम से संवेदनशील जानकारी जैसे कि गोपनीय प्रोजेक्ट का किसी व्यक्ति की निजी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करता है। अगर एआई ऐप के पास डेटा सिक्योरिटी के सही कंट्रोल्स नहीं है, तो यह एआई ऐप इस संवेदनशील डेटा का उपयोग कर सकता है, उसे समराइज कर सकता है, सो इस पर आधारित नई सामग्री बना सकता है। सो इससे डेटा के गलत तरीके से साझा होने का बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जैसे लीजिए एक उदाहरण कि कोई कर्मचारी को पायलट का इस्तेमाल करते हुए कंपनी के वित्तीय दस्तावेज जैसे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को समराइज करने के लिए कहता है। अगर को पायलट के पास सही सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं है, तो वह सेंसिटिव डेटा को समराइज करके ऐसे एम्प्लॉय को भी दिखा सकता है जिसे वो जानकारी नहीं दिखनी चाहिए थी। सो इससे गोपनीय जानकारी के ज्यादा शेयर होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। सो डेटा लीक होना। सो कभी कभी यूजर्स अनजाने में संवेदनशील जानकारी जैसे कि ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा को एआई ऐप्स जैसे चैट जीपीटी के साथ साझा कर सकते हैं। तो यह समस्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कौन सा डेटा साझा किया जा रहा है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। हालांकि कोपायलट में बिल्ट इन कंट्रोल्स होते हैं जो इसे ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन फिर भी डेटा लीक का जोखिम अन्य एआई टूल्स में भी अधिक होता है। सो यह चिंता आजकल की हेडलाइंस में भी देखी जा सकती है और कई अन्य ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस बात की परेशानी है। मान लीजिए एक उदाहरण कि एक ग्राहक को व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक एम्प्लॉय ने गलती से चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स में डाल दी। सो इस तरह की जानकारी एआई टूल में डालना असुरक्षित हो सकता है और इससे डेटा लीक होने का जोखिम भी हो सकता है। हालांकि कोपायलट में इस तरीके का डेटा सिक्योरिटी रिस्क कम होता है क्योंकि इसमें कुछ बिल्ट इन कंट्रोल्स होते हैं। आइए अभी देखते हैं नॉन कंप्लायंस यूसेज। सो नियमों के उल्लंघन वाला उपयोग। सो एआई के जरिए कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया है, जिससे यूजर्स बिना किसी खास मेहनत के नए नए कंटेंट भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी समस्या यह है कि कुछ यूजर्स गलत या अनैतिक सामग्री जैसे कि फेक न्यूज और धोखाधड़ी के संबंधित सामग्री या स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे चीजें भी बना सकते हैं। सो ऐसे हाई रिस्क कंटेंट का निर्माण संगठन के लिए खतरा भी बन सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस एआई एप्स के उपयोग को सही तरीके से मैनेज करें और यह सुनिश्चित करें कि यह एप्स कंपनी की नीतियों और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उपयोग की जाती है। मान लीजिए एक उदाहरण कि एक कर्मचारी एआई का उपयोग करके सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करता है, लेकिन वह अनजाने में कोई फेक न्यूज जैसे कि झूठी खबर या किसी विवादास्पद जानकारी को पोस्ट कर देता है। अगर कंपनी ने एआई के उपयोग को ठीक से मैनेज नहीं किया, तो इस तरह का कंटेंट कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और कानूनी समस्या भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि यह नियमों को नैतिक मानकों का उल्लंघन भी कर सकता है। सो ये था सभी रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। सो अभी आइए देखते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आर्किटेक्ट इन हिंदी। आज तक तो मैंने बहुत बार इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अच्छे से हिंदी में आप तक पहुंचा सकूं। सो यह इमेज माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की आर्किटेक्चर को दिखाती है, जिसमें बताया गया है कि यह यूजर के डेटा और सर्विसेज के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है ताकि एआई पावर्ड सहायता प्रदान की जा सके।
सो यहाँ इस प्रोसेस के मुख्य घटक और प्रक्रिया दी गई है। जैसे यूजर के प्रॉम्प्ट्स को पायलट्स को भेजे जाते हैं। सो क्या होता है तब जब कोई यूजर माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशंस जैसे वर्ड, एक्सेल या टीम्स का उपयोग करते हुए कोई इनपुट या प्रॉम्प्ट जैसे सवाल पूछना, सारांश मांगना या किसी टास्क को ऑटोमेट करने की रिक्वेस्ट करना देता है, तो यह प्रॉम्प्ट को पायलट को भेजा जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि यह वह पहला स्टेप है जिसमें यूजर की रिक्वेस्ट को कैप्चर किया जाता है और उससे कोपायलट आर्किटेक्ट के प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। सो यह आगे भी सभी प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्स जनरेट करने की नींव बनाता है। तो सेकंड है कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ और वैकल्पिक मंच वेब और अन्य सर्विसेज का उपयोग करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ तक पहुंचता है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के भीतर विभिन्न डेटा स्रोतों जैसे ईमेल, फाइल्स, कैलेंडर, चैट्स, अन्य डेटा को कनेक्ट करने वाला मुख्य एपीआई है। सो उसका ग्राउंडिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां इस डेटा का उपयोग यूजर के प्रॉम्प्ट को गहराई से समझने में के लिए जाता है। सो उदाहरण के लिए अगर यूजर हाल के ईमेल्स में का सारांश मांगता है तो कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ में स्टोर किए गए संबंधित ईमेल्स को देखता है। अभी लीजिए दिस वेब और अन्य सर्विसेज। सो कुछ प्रॉम्प्ट्स के आधार पर कोपायलट बाहरी सर्विसेज जैसे बिंग से वेब सर्च या अन्य सर्विसेज जैसे पावर प्लेटफॉर्म का उपयोग भी कर सकता है ताकि जवाब को और जानकारी के साथ समृद्ध किया जा सके। सो तीसरी बात है कोपायलट मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट को एलएलएम में बेचता है, दैट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो इसमें क्या होता है जब यूजर का प्रॉम्प्ट संबंधित डेटा के साथ ग्राउंडेड हो जाता है तो कोपायलट अगर आवश्यक हो तो प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करता है ताकि वह अधिक कंटेक्स्ट अवेयर हो जाए। सो फिर यह मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट को एलएलएम में दैट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बेचते हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक एडवांस एआई मॉडल है जो एज्योर ओपन एआई द्वारा पावर्ड होता है। सो इसका काम यह है कि वह इनपुट को समझे और उसके आधार पर ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करे। सो यह मॉडल प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है और जवाब बनाने के लिए तैयार होता है। उसके बाद चौथी चीज आती है इनपुट प्रॉम्प्ट और आउटपुट रिजल्ट्स पर आरएआई किया जाता है। तो ये आरएआई क्या है? ये आरएआई मतलब रिस्पॉन्सिबल एआई। सो इसमें क्या होता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है कि जो फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने से पहले ये आरएआई चेक्स द इनपुट, तो जो एलएलएम को भेजा गया प्रॉम्प्ट है, और आउटपुट जो एलएलएम द्वारा जनरेट किया गया रिस्पॉन्स है पर लागू होता है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि ये जो रिस्पॉन्सिबल एआई है यह सुनिश्चित करता है कि एआई का व्यवहार एथिकल गाइडलाइंस, सिक्योरिटी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड के अनुसार हो। तो यह बायसेस की जांच करता है, डेटा की प्राइवेसी सुनिश्चित करता है और यह देखता है कि जो आउटपुट है वह दिए गए कंटेक्स्ट के लिए उपयुक्त है या नहीं। सो यह स्टेप्स सिस्टम में विश्वास और कंप्लायंस बनाने रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो पांचवी चीज है वो है कोपायलट एलएलएम से रिस्पॉन्स प्राप्त करना। सो इसमें क्या होता है कि जब एलएलएम ग्राउंडेड और मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट को प्रोसेस कर लेता है और आरएआई चेक्स को पार कर लेता है तो यह रिस्पॉन्स जनरेट करता है और यह रिस्पॉन्स फिर कोपायलट के पास भेजा जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि एलएलएम द्वारा जनरेट किया गया रिस्पॉन्स उन सभी प्रोसेसिंग का परिणाम होता है जो पहले हो चुकी है। सो द कोपायलट इस रिस्पॉन्स को प्राप्त करता है
और इसे यूजर तक पहुंचाने के लिए तैयार करता है या जरूरत पड़ने पर इसे और रिफाइन करता है। तो अब देखते हैं ये पूरा प्रोसेस का सारांश। ओके, सो द प्रोसेस यूजर द्वारा एक प्रॉम्प्ट इनपुट करने से शुरू होता है। सो यह प्रॉम्प्ट माइक्रोसॉफ्ट ड्राफ्ट और संभावित अन्य स्रोतों से ग्राउंडेड होता है। एक मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट एलएलएम को भेजा जाता है जो आरएआई चेक्स के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अंत में कोपायलट रिस्पॉन्स प्राप्त करता है और इसे यूजर तक पहुंचाना है और प्रोसेस करता है। सो यह प्रोसेस अनुचित करती है कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के साथ इस यूजर की इंटरैक्शन कंटेक्चुअली रिलेवेंट हो, सुरक्षित हो। ओके, तो अभी हम लोग ने देखा कि हमारे पास सिक्योरिटी कंप्लायंस के इनबिल्ट फीचर्स हैं, लेकिन क्या ये उतने उतने सिक्योर हैं और या फिर सारी चीज़ें कर लेते हैं? तो ठीक है, मतलब पहले देखते हैं कि अभी इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जो भी बेसिक कंट्रोल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए कोपायलट एक काइंड ऑफ ऐड ऑन है, जो ऑफिस 365 E3 और E5 के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 और E5 सूट्स में भी उपलब्ध है। सो जिस प्लान को आप चुनते हैं वो तय करता है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 एनवायरनमेंट और कोपायलट में किस स्तर की सुरक्षा और कंप्लायंस कंट्रोल उपलब्ध होंगे। सो फॉर एग्जांपल आपका डेटा, डिवाइसेस और एप्लीकेशंस जो इसमें कवर होने वाला है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास ऑफिस 365 E3 है जो बेसिक MFA ही कवर करता है। फिर ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 प्लस शेयरपॉइंट एडवांस मैनेजमेंट है और बेस्ट इन क्लास है माइक्रोसॉफ्ट 365 E5, लेकिन ये कवर नहीं करता शेयरपॉइंट एडवांस मैनेजमेंट। ओके, सो E3 के साथ क्या आता है कि ये काफ़ी बेसलाइन सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्रदान करता है जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन शामिल है, जो सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स के जरिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिटी रिलेटेड हमलों से बचाने में मदद करेगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल पासवर्ड स्प्रे, रिप्ले और फिशिंग के हमले से बचाने में ये मदद कर सकता है। जब हम लोग E3 के बारे में सोचते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 E3, तो ये काइंड ऑफ थोड़े कोर सिक्योरिटी कंट्रोल्स देता है, प्रदान करता है, जिससे कंडीशनल एक्सेस विद इंट्रा आईडी और लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर का आधार यूज़ करना वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वो देता है। इसके अलावा मैनुअल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल रिटेंशन कंट्रोल्स का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और इवन नॉन ऑफिस फाइल्स, फॉर एग्जांपल PDF, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसीज के साथ कंप्ला कोपायलट काइंड ऑफ इंटरेक्शन में संवेदनशील डेटा, जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, उसके सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 में एडवांस शेयरपॉइंट साइट वाइड एक्सेस कंट्रोल है और रिपोर्टिंग भी होते हैं, जिससे आप अनावश्यक या निष्क्रिय काइंड ऑफ एन एक्सेस को रोक सकते हैं। और साथ में इसमें यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी है, जो इंटून के साथ यूज़र को, मतलब यूज़र डिवाइस लोकेशन और ऐप कंटेक्स्ट के आधार पर डिटेल पॉलिसीज को लागू करने में मदद करता है। जो लास्ट है माइक्रोसॉफ्ट 365 E5, वो आज का बेस्ट इन क्लास सिक्योरिटी कंट्रोल्स देता है, जिसमें इंट्रा आईडी प्रोटेक्शन के साथ रिस्क सिग्नल्स को भी इंटीग्रेट कर लेता है, जिसमें कंडीशनल एक्सेस है, पॉलिसी, रिस्क यूजर्स और साइन इन बिहेवियर को पहचानने और सुधारने का तरीका है। इवन परव्यू का ऑप्शन है, जिसमें आप ऑटोमेटिक सेंसिटिविटी और रिटेंशन कंट्रोल को लागू कर सकते हैं। इवन ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ये सुनिश्चित करेगा कि डेटा को सही ढंग से मैनेज किया जा रहा है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहीं पे लीक नहीं हो रही है, ठीक है। और साथ में ही परव्यू एक नॉन कंप्लायंस यूसेज को कंप्लायंस, कम्युनिकेशन कंप्लायंस और प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल्स के साथ रोकने में आपकी मदद करेगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी कि हमारे पास सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसका डेटा शेयरपॉइंट में है, क्योंकि शेयरपॉइंट जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर, मोर देन 2 डिकेड्स हम लोग शेयरपॉइंट यूज़ कर रहे हैं। तो शेयरपॉइंट में हम लोग ये डेटा कैसे सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली फॉर एग्जांपल अभी मैं कोपायलट ओपन कर रहा हूँ और इस कोपायलट में एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि शो मी दी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर कंट्रोस ऑफ टी। ओके, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ
और ये वाला प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। प्रॉम्प्ट मतलब जस्ट एक इनपुट जो कोपायलट को हम लोग दे सकते हैं। तो अभी ये जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट में है, और यहाँ पे जब साइटेशन जनरेट होगा तो आप देख सकते हो कि इस साइटेशन से कि ये वाला जो डेटा है, जो ये मेरे शेयरपॉइंट फाइनेंस रिव्यू करके जो ये साइट है उसके डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इससे वो डेटा आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोपायलट को शेयरपॉइंट से डायरेक्टली डेटा लेके आने के लिए कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है अदर देन जो एक्सेस है आपके शेयरपॉइंट साइट पे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वाली जो साइट है वो ओपन टू ऑल है एटलीस्ट फॉर रीड पर्पस, तो ऑब्वियसली यूजिंग वो ग्राफ ग्राउंडिंग जो हम लोग ने देखा, ये डेटा यूज़र को दिख सकता है। लेकिन नेसेसरी नहीं है कि मतलब आप हमेशा वो वाले टैक्टिक्स यूज करें कि किसको एक्सेस है किसको नहीं है, मतलब अलाउ इन, रिमूव वन, या फिर रिमूव ऑल, अलाउ वन। तो उसके जगह पे आप डायरेक्टली रिस्ट्रिक्टेड शेयर पॉइंट सर्च का बेनिफिट यूज कर सकते हो, जिससे आपको क्या होता है कि आप आपके जो सर्च रिजल्ट्स फॉर इवन द ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं वो लिमिट कर सकते हो। आपने अभी देखा कि जब मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया कि शो मी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर कंट्रोसर टी, इसने ये पूरा रिस्पांस दे दिया और साथ में मुझे बताया इसका साइटेशन कि ये वाला डेटा यहाँ से आ रहा है। तो हाँ, मतलब मैं एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हूँ ये फाइनेंस रिव्यू का, और मुझे ये डेटा दिख रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये फाइनेंस रिव्यू वाली भी साइट्स का डेटा कोपायलट को एक्सेस किया जाए, क्योंकि क्या हो सकता है कि एक मेन इश्यू है शेयरपॉइंट के साथ अभी भी काम करने में, कि शेयरपॉइंट अभी भी कीवर्ड सर्च पे वर्क होता है। कीवर्ड सर्च दैट मीन्स वर्ड टू वर्ड मैचिंग। अगर ये कंटोसो टी प्रॉफिट लॉस अगर कहीं पे आता है या फिर उसके अंदर के कंटेंट में आता है, तो शेयरपॉइंट का सर्च वो वो वाले डॉक्यूमेंट को आपको डिस्प्ले कर देगा, सर्च रिजल्ट्स में दिखा देगा। लेकिन अभी हम लोग कोपायलट के ज़माने में, तो ये जो कोपायलट है तो वो थोड़ा सा सिमेंटिक इंडेक्स में चलता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर कीवर्ड बेस्ड मैचिंग वो नहीं करता और जो भी एक्स्ट्रा डेटा भी है वो दिखा सकता है, तो उस केस में थोड़े से चांसेस हैं कि ये डेटा लीक हो जाए। मतलब नॉट एग्जैक्टली डेटा लीक हम लोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड यूज़र हूँ। लेकिन कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं चाहता कि कोपायलट को दिखे। तो अगर क्या होता है कि अगर सपोज करो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख गई, तो मैं यहाँ से ऑब्वियसली इसके ऊपर और प्रोसेसिंग कर सकता हूँ या फिर ये इन्फॉर्मेशन किसी और को दे सकता हूँ। तो मुझे अभी यही कंट्रोल करना है कि मैं शेयरपॉइंट सर्च को रिस्ट्रिक्ट कैसे करूँ कि वो कुछ ही साइट्स को सर्च में दिखाए कोपायलट के, अदरवाइज कुछ को नहीं। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक डेमो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे करना पड़ेगा कि मुझे शेयरपॉइंट के एनवायरनमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कनेक्ट हाइफन एसपीओ सर्विस बेसिक जो शेयरपॉइंट के चीज़ें हैं वो यूज़ किया है। उसके बाद मैंने रन किया था कमांड की गेट हाइफन एसपीओ टेनेंट रिस्ट्रिक्टेड सर्च मोड। बाय डिफ़ॉल्ट आपके टेनेंट में ये डिसेबल्ड रहेगा। दैट मीन्स कि अभी आपका कोपायलट जो है वो सारे शेयरपॉइंट साइट से डेटा लेके आ सकता है, ठीक है? सारे शेयरपॉइंट साइट से। अभी मैं इसके ऊपर एक कंट्रोल अप्लाई करूँगा और जिसे कहूँगा कि मतलब ये सारे शेयरपॉइंट साइट से डेटा ना लेके आए, बट कुछ स्पेसिफिक साइट से ही लेके आए। तो उसके लिए एक कमांड लेट है कॉल्ड एज सेट हाइफन एसपीओ टेनेंट रिस्ट्रिक्टेड मोड, और वो मोड को मैं इनेबल करता हूँ। तो अभी मैंने वो रिस्ट्रिक्टेड सर्च वाला मोड इनेबल कर दिया है। अभी मैं वापस से गेट करूँगा तो आप देख सकते हो कि पहले ये डिसेबल था, अभी ये इनेबल हो चुका है। तो दैट मीन्स अभी मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है कोपायलट को टू सर्च इन शेयरपॉइंट। तो इसके साथ-साथ मुझे वो वाली शेयरपॉइंट साइट्स भी देनी पड़ेगी जो मैं चाहता हूँ कि कोपायलट एक्सेस करे, नॉट ऑल, ठीक है? तो इसके लिए मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा और वो वाली कमांड रन करूँगा। 1 मिनट देना मुझे बस, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो अलाउड शेयरपॉइंट की लिस्ट साइट्स हैं, मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ विथ ये कमांड लेट ऐड हाइफन एसपीओ टेनेंट रिस्ट्रिक्टेड सर्च अलाउड लिस्ट। सो दैट मीन्स ये जो भी अरे में जो भी सारी साइट्स मैंने दी है वही अलाउ होगी, अदरवाइज बाकी साइट्स को कोपायलट को एक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 2 साइट्स दी हुई है, मार्केट ट्रैवल्स और एचआर रिव्यू, जबकि मेरा जो कंटेंट है वो फाइनेंस रिव्यू साइट में है जो हम लोग ने देखा है। तो ठीक है, अभी हम लोग ये पॉलिसी अप्लाई करते हैं। तो अभी कोपायलट को सिर्फ ये 2 ही साइट्स में एक्सेस होगा, बाकी साइट्स में एक्सेस नहीं होगा। तो ठीक है, मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं होना चाहिए, हम लोग ये प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसके लिए मैं वापस से वही प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा। सो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले पहले तो इसके
हिस्ट्री में जाके, और ठीक है हम लोग नहीं चाहिए तो नया चैट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसी चैट में मैं नहीं वापस से जाना चाहता क्योंकि उसमें कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं वही प्रॉम्प्ट वापस से दे रहा हूँ कि शो मी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर कंट्रोल टी, और फिंगर क्रॉस अगर ये सब सक्सेस हो, नहीं अभी तक भी नहीं चला तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रन होने में या फिर उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखने में। इसके लिए ओके ऑलराइट, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो प्रीवियस चैट्स थी वो मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि वो कंटेक्ट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आ सकता है। ओके ठीक है ऑलराइट, तो अभी मैं वापस से इसको रन करने जा रहा हूँ। तो होपफुली अभी अगर ये ठीक से चलेगा तो ओके, फिर भी नहीं चल रहा है सो ठीक है। बट प्रॉब्लम वही है कि मतलब ठीक है, अभी ये रन होने के बाद आप देख सकते हो कि ऊपर मेरे पास एक बैनर आया हुआ है। वो बैनर बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन ने रिस्ट्रिक्ट किया है कोपायलट को एक्सेसिंग सर्टेन शेयरपॉइंट साइट, एंड इससे कोपायलट का सर्च एक्सपीरियंस भी हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, लास्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो यूजर्स हैव बिलीव मी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और हम लोग को वो कंटेंट नहीं दिखने को मिलेगा। तो उस केस में शेयर पॉइंट को सिर्फ उस और कोपायलट को सिर्फ वही साइट्स को एक्सेस होगा। इसको एक मिनिमम 10 to 15 मिनट्स लगते हैं ये होने में। मे बी हम लोग बैक आएंगे इसमें, लेकिन कहने का मतलब वही था कि अगर आपको शेयर पॉइंट के सर्च को रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो, बट दिस इज ओनली फॉर शेयर पॉइंट। और शेयर पॉइंट एक ऐसा साधन है जिसमें हम लोग सदियों से डेटा रख के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी आपके सिक्योरिटी कंप्लायंस चीज़ें हैं वो शेयर पॉइंट में आपको अप्लाई करनी चाहिए। और अगर आपको डेटा लीक इवन कोपायलट सर्च में प्रिवेंट करना है तो आप ये वाले एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। ठीक है और राइट, तो ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग एक 3 सिनेरियोज देखने वाले हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर एक्सीडेंटली कोई लीक ऑफ डेटा हो सकता है जो कि नॉन माइक्रोसॉफ्ट जेन एआई ऐप में हो सकता है। तो मतलब हाँ ऑब्वियसली ये कैसे हो सकता है कि सपोज करो मैं किसी डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहा हूँ या किसी सोर्स कोड पे काम कर रहा हूँ, और मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ये वाला कोड और ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ से शेयरपॉइंट से या फिर मेरे सोर्स कोड से जेन एआई में, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में। तो उस केस में ऑब्वियसली मुझे एरर्स आएंगे। तो हाँ मतलब अगर सपोज मेरे पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं है तो उस केस में मेरा डेटा लीक हो जाएगा चैट जीपीटी में। तो अगर ये हमें नहीं करने देना है तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग को यूज़ करना है समथिंग कॉल्ड एज डेटा लॉस प्रिवेंशन। तो देखते हैं कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट 365 में एडमिन सेंटर में, और यहाँ से मैं ओपन करूंगा, ओके ऑलरेडी ओपन है कंप्लायंस सेंटर। ओके, सो कंप्लायंस सेंटर ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपको प्रीवियस वाला क्लासिक एक्सपीरियंस यूज़ करना है या नया वाला मॉडर्न एक्सपीरियंस यूज़ करना है। तो हम लोग न्यू पोर्टल में ही चले जाते हैं, जिससे हम लोग नया वाला जो भी पोर्टल है वो भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं बाकी की चीज़ें बंद कर देता हूँ। तो ये वाला है माइक्रोसॉफ्ट परव्यू पोर्टल, जहाँ से आप जो भी यूसेज अक्रॉस कोपायलट इवन इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी एआई एप्लीकेशंस हैं वो देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके यूजर्स में भी डेटा यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी में, गूगल बार्ड में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब भी आप इसको सेटअप करोगे और आप जाओगे एआई हब में, तो इस एआई हब में वो सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो हालांकि मैंने अभी तक ऐसा कोई सेंसिटिव ऑपरेशन किया नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट देखना है तो ऐसे आपको दिखेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो डेटा है वो प्रॉब्ली गूगल बार्ड में, ओपन एआई, बिंग चैट, कोपायलट फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 में कैसे यूज हो रहा है। सो ये है क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, फिजिकल एड्रेस, बैंक अकाउंट, और ये तो ये सारी इन्फॉर्मेशन में भी लीक हो रही है। तो हम लोग ये लीक होने से कैसे बचा सकते हैं? सो ये लीक कैसे होगी? ऑब्वियसली मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा शेयर पॉइंट में, उसको कॉपी करूंगा, उसका कंटेंट पेस्ट करूंगा चैट जीपीटी में, इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। तो ये भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्रिएट करनी पड़ती है डीएलपी पॉलिसीज। ओके, सो लेट्स चेक कि ये डीएलपी पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए वापस से मैं आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डेटा लॉस प्रिवेंशन डीएलपी। ओके, सो ये डीएलपी में मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे है मेरी सारी पॉलिसीज़। तो इस पॉलिसीज़ में हम लोग अपनी नई पॉलिसी बना सकते हैं। जबकि मैंने ऑलरेडी एक पॉलिसी बना रखी है, प्रोजेक्ट अल्ट्रा पॉलिसी।
तो मैं उसी को ओपन करूँगा टाइम बचाने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग कौन से लोकेशन या फिर कौन से डेटा को हम लोग को प्रिवेंट करना है पॉसिबल लॉस होने से, वो अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग नया पॉलिसी बना देते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल डेटा लॉस नहीं करना है या फिर कस्टम डेटा लॉस नहीं करना है, तो आप ये क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कस्टम के लिए चला जाता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, पॉलिसी क्रिएट करेंगे। पॉलिसी का नाम, डिस्क्रिप्शन जो भी है आपको देना है। सो ओके, सॉरी। फिर उसके बाद आपके जो भी यूजर्स हैं जिनको ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए, आप उनको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर नहीं की तो सारे यूजर्स को ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि कौन से लोकेशन पे ये पॉलिसीज होनी चाहिए। फॉर ये एग्जांपल हम लोग सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे डिवाइसेस को, क्योंकि डिवाइसेस के थ्रू ये पॉलिसी लीक हो सक और ये डेटा लीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ किसी ब्राउजर में या मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू चैट जीपीटी के एप्लीकेशन में, तो मैं डिवाइसेस के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट करूँगा। उसके बाद मैं क्रिएट करूँगा ये डीएलपी रूल, और इस रूल में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, फॉर एग्जांपल ये ये मैं रखूँगा कॉन्टेक्स्ट रूल, और इसमें जो भी आपको कंडीशन देनी है वो आप कंडीशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कंटेंट कंटेंट्स, फॉर एग्जांपल कंटोसो टी, या फिर अगर कुछ कंटेंट में कुछ लेबल्स है तो वो सारे आप कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल फाइल टाइप इज, तो आप फाइल टाइप्स भी बना सकते हो। या फिर फाइल का एक्सटेंशन कुछ है, आपको वो कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप उस टाइप का ये बना सकते हो। और बस दैट्स इट। ये होने के बाद आपको पॉलिसी को सिर्फ सेव करना है। सेव करने के बाद पॉलिसी ऐसे दिखेगी जैसे मैंने पहले दिखाया था। मैं वापस से उसी इसमें जाता हूँ और पॉलिसी ऐसी दिखेगी और वर्क करना चालू हो जाएगी। हालांकि मेरे टेनेट में अभी ये वर्केबल डेमो नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्चुनेटली एक इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था, मे बी ये शॉर्ट वीडियो जो मैं दिखा सकता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि एक प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलियन करके एक इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से डेटा मैंने डाला हुआ है फॉर प्रोजेक्ट कॉल्ड एज प्रोजेक्ट ऑब्सिडियन। मैं यहाँ से कॉपी करके ये डेटा पेस्ट कर रहा हूँ चैट जीपीटी में। जैसे ही पेस्ट करता हूँ, सॉरी, जैसे ही पेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एरर थ्रो कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोलता है कि यू ट्राई टू पेस्ट प्रोटेक्टेड कंटेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये काइंड ऑफ एन पॉलिसी है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, सो विद दैट नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक। सो ये कब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट प्रोटेक्टेड वो सर्च करता है। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव की सैलरी। ओके, सो ऑब्वियसली किसको अपने बॉस की सैलरी पता होना सही नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग लेट्स से कुछ सर्च करेंगे और डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इवन एग्जीक्यूटिव की सैलरी भी हमें पता चलेगी। तो ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास है समथिंग कॉल्ड एज एन सेंसिटिविटी लेबल, क्योंकि ये जो भी सेंसिटिव काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम लोग सेंसिटिव लेबल्स बनाते हैं। तो ये लेबल्स कैसे बनेंगे, वापस से इसमें आते हैं। मैं होम पे वापस से चला जाता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास है इसके लिए समथिंग कॉल्ड एज एन इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन। ओके, सो पहले हम लोग ने देखा था डेटा लॉस प्रिवेंशन, अभी हम लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन। सो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन पे आऊँगा। यहाँ पे भी आप आपके जो भी लेबल्स पॉलिसीज हैं वो बना सकते हो। तो मैं पॉलिसीज में आऊँगा और फिर यहाँ से आपको वो सारी सुविधाएं जिससे आप सेंसिटिव लेबल्स और जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो आप बना सकते हो। सो लेट्स से मैं सॉरी, मैं सेंसिटिविटी लेबल्स में पहले जाता हूँ। तो सेंसिटिविटी लेबल्स में ऑलरेडी मैंने एक पॉलिसी बनाई हुई थी, बट ठीक है, हम लोग क्रिएट करते हैं नया लेबल। तो इसमें एक नाम देंगे कंट्रोसो लेबल, डिस्प्ले नेम भी वही रखेंगे, और उसकी प्रायोरिटी, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है प्रायोरिटी वो हाईएस्ट पे रहेंगी। आप उसको शायद चेंज भी नहीं कर सकते हो। जो यूज़र को डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए और एडमिन को डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो, और आप लेबल का कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। उसी अकॉर्डिंगली जब ये लेबल अप्लाई होगा किसी डॉक्यूमेंट पे, वो लेबल आपको उस कलर में दिखाई देगा। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट में मुझे उसका स्कोप डिफाइन करना है उस लेबल का, कि वो जो लेबल है वो कौन से लेवल पे चाहिए, फाइल्स पे, ईमेल्स पे, या मीटिंग्स पे। तो ये सारी चीज़ें कवर करता है। फॉर एग्जांपल आपकी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी फाइल्स में है या किसी ईमेल पे है, या फिर आपने किसी मीटिंग में डिस्कस की है, या फिर आपके कोई कैलेंडर इनवाइट में है, तो ये कवर वहाँ पे हो जाएगी।
नेक्स्ट आते हैं, फिर यहाँ से हम लोग जो भी है कि एक्सेस किसको कंट्रोल करना है या फिर कोई कंटेंट मार्किंग उसके ऊपर डालनी है तो वो कर सकते हैं। सो कंटेंट मार्किंग इज नथिंग बट वो जो वाटर मार्क हम लोग डालते हैं वो वाला। तो यहाँ पे हम लोग ऐड वाटर मार्क करके जो भी टेक्स्ट है वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंटोसो फुटर में भी वही टेक्स्ट हम लोग डालेंगे चाहिए तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, और फिर बाद में हम लोग ऑटो लेबलिंग पे आएंगे। तो ऑटो लेबलिंग अगर आपने ऑन रखा है तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाई करना है कि अगर कंटेंट में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टाइप्स है तो वो आपको इस लेबल के अंडर चाहिए। सो ऑब्वियसली जब हम लोग कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखेंगे, फॉर एग्जांपल कि अभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टाइप्स भी बाय डिफ़ॉल्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो परव्यू वाला सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट सारे सिक्योरिटी कंप्लायंसेस को और सिक्योरिटी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टाइप्स को कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रेडिट कार्ड्स को कवर करना है तो आप सिर्फ क्रेडिट लिख लीजिए और सर्च कीजिए। क्रेडिट नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, फिर शायद पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। सो फॉर एग्जांपल गलती से आपने किसी डॉक्यूमेंट में क्रेडिट कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर लिख किया हुआ है, उस केस में वो डॉक्यूमेंट कवर हो जाएगा इस लेबल के अंडर। और फिर यहाँ से आप उसके ऊपर लेबल लगाओगे, सेंसिटिविटी लेबल, जिससे वो डेटा कहीं पे लीक नहीं होगा। सो ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग मतलब पूरी पॉलिसी रिव्यू कर सकते हैं। अगर हम लोग को किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर सारे अक्रॉस ऑल ऑफ दी डेटा एसेट्स जो भी है, अगर वहाँ पे हम लोग को ये ऑटो लेबलिंग का डेटा एसेट्स करना है जबकि ये प्रीव्यू में है तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे फिनिश करेंगे तो लेबल क्रिएट होगा। जस्ट टू कंसिडर जो टाइम अपने हैंड में है, मैं डेमो पे नहीं जाऊँगा लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जब मैं लिखता हूँ कि समराइज दी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव सैलरी डॉट एक्सएलएस, तो ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव सैलरी डॉट एक्सएलएस। सो जब भी ये डॉक्यूमेंट आएगा सर्च रिजल्ट में वो बस दिखा देगा कि ये डॉक्यूमेंट आप सर्च नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव सैलरी। ठीक है, तो कोपायलट में ये सारी चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हो। लास्ट सिनेरियो है जो है कि ओवर एक्सपोजर ऑफ पर्सनल डेटा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यूज़र कोई समरी ऑफ डेटा जिसमें कस्टमर डेटा है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स है, वो सारी चीज़ें प्रॉब्ली आस्क करता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सॉरी थिंक कवर्ड या, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ऑटो लेबलिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोपायलट में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी और वो इन्फॉर्मेशन मुझे चेक करनी है कि उसमें कुछ क्रेडिट कार्ड नंबर है या फिर दिया जा रहा है, तो उस केस में मैं यहाँ से वो अगेन क्रिएट कर सकता हूँ। सो फॉर उसके लिए जो भी अभी हम लोग ने पॉलिसी देखी थी वही पॉलिसी हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके पहले हम लोग ने बस लेबल बनाया था, ये जो सेंसिटिविटी लेबल था वो बनाया था। नेक्स्ट केस में हम लोग सिर्फ जाके उसकी ऑटो लेबलिंग पॉलिसी बनाएंगे। सो लेबल क्या होता है कि लेबल सिर्फ लेबल क्रिएट करेगा, डायरेक्टली कहीं पे अप्लाई नहीं होगा, जो आपको मैन्युअली वगैरह करना पड़ेगा। ऑटो विद ऑटो लेबलिंग पॉलिसीज ये लेबल बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन जो आपने लेबल के लिए स्पेसिफाई किया है, ये ऑटो लेबलिंग पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी और आपको वो पूरा कवर करेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कोपायलट फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। तो फर्स्ट थिंग है उसमें कि अवेयरनेस ऑफ सेंसिटिविटी लेबल्स। जब यूजर कोई इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट करता है कोपायलट के साथ, तो इसमें आप देख सकते हो कि जब मैंने राइट अ समरी फॉर कॉन्टोसो परचेसिंग सिस्टम लिखा और जब मैं जनरेट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो ये मुझे एट द टॉप एक मैसेज दे देता है कि योर इंस्ट्रक्शंस कंटेन वन और मोर सेंसिटिव फाइल्स। ओके, so that means referencing them may update the sensitivity of your document to match. So ऐसा नहीं है कि कोपायलट इसके ऊपर कंटेंट जनरेट करने नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा कि ये अगर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरी कुछ पॉलिसी ऑलरेडी है तो ये जो नया डॉक्यूमेंट मैं जनरेट करने जा रहा हूँ उसके ऊपर भी वो वाला लेबल आ जाएगा। ठीक है, सो विच इज़ अ गुड फीचर ऑफ कोपायलट। तो इसीलिए सेंसिटिविटी लेबल देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेंसिटिविटी लेबल किसी डॉक्यूमेंट को दोगे दोगे तो वो सेंसिटिविटी लेबल आगे बढ़ेगा।
सेकंड थिंग कि जो भी सेंसिटिविटी लेवल्स आप देते हैं वो आपके कोपायलट चैट में विजिबल होते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने कुछ दिया था कि समराइज द इग्नाइट टॉक ट्रैक डॉट डॉकएक्स, और इसमें कुछ कंटेंट था जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी लेबल लगाया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि जब उसने मुझे रिजल्ट दिया तो उसके साथ साथ मुझे ये भी अवेयर किया कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आपको एक्सेस है, लेकिन उसके ऊपर सेंसिटिविटी लेबल अप्लाइड है, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, सो दैट मीन्स आपको वो अवेयर करता है कि ठीक है, मतलब यू आर दी ऑथोराइज पर्सन टू व्यू द कंटेंट, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी है कि इसके ऊपर ये लेबल लगाया हुआ है, तो इस डेटा को थोड़ा विथ केयर हैंडल करना चाहिए। और एक ऑप्शन है यहाँ पे कि जो बताता है कि कोपायलट कन्वर्सेशन जो इनहेरिट होते हैं सेंसिटिविटी लेवल ऑफ द क्रिएटेड फाइल। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अभी मैं एक कन्वर्सेशन में हूँ जिसमें मैंने बताया कि मुझे ये वाली जो फाइल है उसको समराइज करनी है, तो ये समराइज तो कर देगा, लेकिन ये जो भी उसका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ इसके ऊपर भी वो लेबल लगा देगा कॉन्फिडेंशियल वाला। तो वो जो कन्वर्सेशन है वो भी इनहेरिट करेगा उस सेंसिटिविटी लेबल को जो फाइल को रेफरेंस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल थी इसको ये वाला लेबल ऑलरेडी था, मैंने कोपायलट को बोला कि इसको समराइज करे तो उसने समराइज किया, लेकिन वो जो कन्वर्सेशन था उसके ऊपर भी उसने वो कॉन्फिडेंशियलिटी लेबल बना दिया। ऑलराइट, सो अदर थिंग है इसमें ऑडिट। सो ऑडिट इज ऑब्वियसली आप लोग जानते ही हो कि जो भी इंटरेक्शंस हम लोग वेदर यूजर और एडमिन माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन लॉग हो जाती है अंडर ऑडिट लॉग, और वहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शेयरपॉइंट की साइट डिलीट कर दी, शेयरपॉइंट में कुछ कंटेंट अपलोड किया, या इवन मैंने कोपायलट के साथ कुछ इंटरेक्शन भी किया। तो सपोज करो कि इवन इन स्पाइट ऑफ दिस कहीं पे कुछ गलत हो गया कोपायलट के साथ, कोपायलट के इंटरेक्शंस के साथ, तो आप ऑडिट लॉग में देख सकते हो कि सारी एक्टिविटीज जहाँ पे लोगों ने कोपायलट के साथ इंटरेक्ट किया है, और आपको फिर एंड में ऐसा रिजल्ट आएगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब इसमें फिर डिटेल्ड रिजल्ट आ जाता है कि इस यूज़र ने कोपायलट के साथ क्या इंटरेक्शन किया, क्या प्रॉम्प्ट था, क्या आउटपुट मिला, और वो सारी चीज़ें। ओके, उसके साथ लास्ट एक फीचर मैं बस दिखाना चाहता हूँ, हालांकि 4 मिनट बचे हैं। तो एक अच्छा फीचर है कॉल्ड एज कम्युनिकेशन कंप्लायंस। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग कोपायलट के साथ कुछ बातें करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, प्रॉम्प्ट भेजते हैं, तो कोपायलट हो सकता है कि उसको रिप्लाई दे या ना दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक थोड़ा सा सेंसिटिव काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन किया था कोपायलट के साथ, कि जिसको मैंने थोड़ा सा इनसाइडर ट्रेडिंग 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 के लिए पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन पूछी थी जो हो सकती है कि कुछ थोड़ी सेंसिटिव हो। तो उस केस में उसने उसको लॉक किया था अंडर कम्युनिकेशन कंप्लायंस। सो कम्युनिकेशन कंप्लायंस इज अगेन एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी कम्युनिकेशन कोपायलट का आपके यूजर के साथ या फिर आपके यूजर्स का कोपायलट के साथ हो रहा है, अगर वहाँ पे कहीं पे उसको कुछ इशू नज़र आता है तो वो आपके पेंटिंग टैब में दिखाई देगा। सो मैं आपको क्विकली वो दिखा भी देता हूँ। सपोज करो मैं माइक्रोसॉफ्ट परव्यू पे वापस से आ जाता हूँ, और हम लोग क्लिक करते हैं व्यू ऑल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे है ये कम्युनिकेशन कंप्लायंस विच इज़ पावर्ड बाय कोपायलट। ओके, सो जो भी कम्युनिकेशन आपका कोपायलट के साथ होता है वो सारा कम्युनिकेशन यहाँ पे लॉग हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप पॉलिसीज वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ मैं दिखाना चाहता था, तो अंडर पॉलिसीज आप जब आओगे तो यहाँ से पॉलिसीज है, तो अम, ठीक है, तो ये वाली पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है आपके लिए, और यहाँ पे आप देखोगे ये वन पेंडिंग है जो कि मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया था। मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि जो भी प्रॉम्प्ट मैंने कोपायलट को भेजा था, शायद वो प्रॉम्प्ट सेंसिटिव लग रहा है कोपायलट को, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लॉग होगी। देन एज अ यूज़र या आप और एज अ एडमिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको थोड़ा सा चेक करें कि वेदर इट इज़ अलाउड और नॉट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके ऊपर एक्शन ले कि इसको मतलब अप्रूव करना है कि नहीं करना है। सो ये वाला जो था मेरा प्रॉम्प्ट, तो ये प्रॉम्प्ट था, और उसके ऊपर तो ये वाला मेरा प्रॉम्प्ट था कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट है कि इट्स टाइम टू सेल दिस स्टॉक एट देयर इज अ बैड न्यूज़ कमिंग नेक्स्ट वीक दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टॉक प्राइस। ओके, सो ये थोड़ा सा सेंसिटिव काइंड ऑफ एन प्रॉम्प्ट है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि कोपायलट ने मुझे ये वाला रिस्पॉन्स दिया था
लेकिन कोपायलट डिटेक्ट करता है कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्रॉम्प्ट है, तो उसके ऊपर एक्शन एडमिन ने लेनी चाहिए। तो इसके लिए ये अभी पेंडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको पूरा चेक कर सकते हो, यूज़र की हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो कि क्या इंटरेक्शन हुआ कोपायलट का यूज़र के साथ, और उसके ऊपर आप यहाँ पे रिजॉल्व करके इधर उसको अप्रूव करना है ऐसे प्रॉम्प्ट को या रिजेक्ट करना है, वो आप लिख सकते हो। और फिर वो वाली आपकी पॉलिसी बन जाएगी जो आप पॉलिसीज के अंडर देख पाओगे, और फिर बाद में भी आप उसको चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, सो जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग। तो हम लोग का ये सारी चीज़ें कवर करना चाहते थे, क्योंकि कोपायलट ये एआई बेस्ड सिस्टम है, दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग डेटा लीक कर सकते हैं। सो होपफुली ये जो भी तकनीक हम लोगों ने बताई आपको, वो आपको हेल्पफुल रहेगी, सो दैट जाने अनजाने में आप डेटा लीक ना करो या फिर आप उसका शिकार ना बने। ऑलराइट, सो विद दैट धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, अगर आपको और कुछ इसके बारे में डिस्कस करना है या कन्वर्सेशन को और आगे लेके जाना है, सो डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू, और स्पेशल थैंक टू दी ऑर्गेनाइजर, क्योंकि हमेशा की मतलब हर सालाना ये हिंदी वाला कॉन्फ्रेंस प्रायोजित करते हैं, और हम लोग को एक चांस देते हैं कि हम लोग एटलीस्ट ये जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सके कम्युनिटीज को इन आवर ओन लोकल लैंग्वेज। थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू नंदीप स्मिता, बहुत ज्यादा अच्छा सेशन था। और ये जो परव्यू वाला दिखा है इंटीग्रेशन विद कोपायलट, मैंने कभी देखा नहीं था, एंड इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड कि कोपायलट के अंदर काफी इंटीग्रेट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट। इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस। मैंने कुछ लिंक्स भेजे हैं कि क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि चैट जीपीटी सेफ नहीं है ये वो, और यू सी देयर big organizations like Apple, Samsung, Verizon, banks. I work with very large organizations, so वहाँ पे भी ChatGPT का थोड़ा सा issue रहता है. So just want to share that just before we close this thing, कि I mean Copilot or I mean anything which is AI is a new thing. और many large organizations जो हैं medical, financial, banking वगैरह है, they still take step back because सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस वगैरह अभी कोई रोल नहीं बना इस तरह का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप नए हो और आपने एआई स्ट्रेटेजी वगैरह के पे काम करना चाहते हो, तो प्लीज टॉक टू योर मैनेजर। वो फिर आपको गाइडेंस देगा कि क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेक होल्डर्स व्हाट वी कैन डू। Important thing is that the ethics or law what each organization has आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज लाइक व्हाट हैपेंड टू एप्पल, सैमसंग, राइट? दे आल्सो दोस पीपल एक्चुअली स्टोल द ड्राइंग्स एंड द डिजाइंस। सो उसमें अपन नहीं जाना चाहेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो रिस्क है जो नंदीप स्मिता ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया, ये एक्चुअली रियल है। और लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट द मनी बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट डूइंग। डीफेक वाज जस्ट नॉट डिस्कस। डीफेक इज अ वेरी बिग थिंग। यू हैव सीन वीडियोस ऑफ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग वीडियोस, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है फिर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट वांट टू गो high risk. So I mean AI is new और भी नई चीजें आएंगी। तो stay tuned for new sessions with Nandip Smita next year। नई सेशंस आएंगे वो all security के बारे में। तो thank you Smita, I'm really appreciate your time। बहुत ही सैटरडे थैंक यू। आपने टाइम दिया, बहुत ही really appreciate Nandip Smita। Thanks for your time। थैंक यू, या ऑल द बेस्ट, एंड या Thanks Lord। अब हम